बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में निधि अपनी माँ के साथ रहा करती थी। निधि के पिता की मृत्यु कई वर्षों पहले हो गई थी, जिस कारण उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और निधि का गुजारा किया करती थी। निधि अपनी माँ की परिस्थितियों को समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियाँ होने पर वो अपनी माँ की मदद भी कराया करती थी। निधि बेटा, मैं काम पर से आ गई हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ चूल्हे में डाल दे, मैं खाना बना देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। क्यों बेटा, आज तुझे भूख नहीं लगी क्या? भूख तो बहुत जोर से लगी है। तो फिर तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खाना पहले ही बनाकर तैयार कर दिया है। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तूने अकेले चूल्हा जला लिया और खाना भी बना लिया? तू मजाक तो नहीं कर रही? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं रोज आपके साथ बैठकर आपको खाना बनाते हुए देखती हूँ और देखते देखते मुझे सब कुछ आ गया है। इसलिए मैंने आपके लिए आज दाल चावल और आलू का भरता बनाया है। मैं जानती हूँ आप काम करके बहुत थक जाती हैं और फिर आपको घर आकर भी काम करना पड़ता है। इसलिए अब से मैं खाना बनाऊंगी और आप घर आने के बाद बस आराम करेंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर शांति निधि को गले लगा लेती है। वो दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगले दिन शांति काम के लिए निकल जाती है और निधि स्कूल चली जाती है। शांति अपने मालिक के घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने मालिक के पैर के पास जाती है। वो देखती है कि उसके मालिक के पैर के पास एक बहुत ही जहरीला सांप है। यह देखकर शांति थोड़ा डर जाती है, परंतु फिर वो हिम्मत करती है और उस सांप को अपने हाथों से पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है। परंतु ऐसा करने में उसे वो सांप काट लेता है और शांति वहीं बेहोश हो जाती है। शांति, शांति, अपनी आंखें खोलो। हे भगवान, इसने मेरी मृत्यु अपने सर ले ली। इसकी रक्षा कीजिए, कृपया करके इसकी जान बचा लीजिए भगवान। इसके बाद राकेश शांति को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही शांति की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात निधि को पता चलती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। आप लोग झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले महीने मेरा जन्मदिन है और माँ ने कहा था कि वो मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आएंगी। माँ अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकती। आप लोग मुझे बताइए, आपने मेरी माँ को कहाँ छुपा रखा है? जैसे तैसे करके लोग निधि को समझाते हैं और आखिरकार निधि ये बात स्वीकार कर ही लेती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ राकेश अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, मोनिका, अब से निधि हमारे साथ रहेगी। परी के साथ वाला कमरा खाली पड़ा है, मैं उसे साफ करवा देता हूँ। अब से निधि उसी कमरे में रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक नौकरानी की बेटी हमारे घर में क्यों रहेगी? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो याद दिला देता हूँ। उस नौकरानी की वजह से ही आज तुम्हारा ये पति जिंदा है। अगर वो नौकरानी नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से निधि हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मोनिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राकेश की बेटी परी को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अब एक नौकरानी की बेटी उनके घर में रहेगी। शांति के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद राकेश निधि के घर जाता है और उससे बात करता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है, परंतु तुम खुद सोचो, अगर तुम इसी तरह दुखी रहोगी तो क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा? तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी माँ तुम्हारे आसपास ही है और वो तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम यहाँ अकेलेपन में रहोगी तो दुखी रहोगी। वहाँ पर तुम्हारे जितनी मेरी एक बेटी भी है और मेरी पत्नी भी है। वहाँ तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलूंगी। इसके बाद राकेश निधि को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। मोनिका और परी जब निधि को घर के अंदर आता देखती हैं, तो वो अपना मुंह बना लेती हैं। निधि ये देखती तो है, परंतु वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद राकेश निधि को उसका कमरा दिखा देता है। बेटा निधि, ये तुम्हारा कमरा है, अब से तुम यहाँ रहोगी। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर एक लैंडलाइन फोन रखा है, उससे मुझे कॉल मिला देना या फिर अपनी आंटी या परी को बोल देना।
ऐसा कहकर राकेश ऑफिस चला जाता है। निधि अपने नए कमरे में अपनी माँ की तस्वीर लगाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में निधि को प्यास लग जाती है, परंतु उसे ये पता नहीं होता कि पानी कहाँ रखा है। इसलिए वो परी के कमरे में जाती है और कहती है, परी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर मुझे ये नहीं पता कि पानी कहाँ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पानी कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जा और मुझसे कुछ भी पूछने की, यहाँ तक कि बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं किसी नौकरानी की बेटी को अपनी दोस्त बनाना नहीं चाहती, समझी? निधि को कुछ समझ नहीं आता और वो परी के कमरे से बाहर आ जाती है। लगता है मुझे मोनिका आंटी के पास जाना चाहिए। अंकल ने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर मदद करेंगी। ऐसा सोचकर निधि मोनिका के कमरे में जाती है। आंटी जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे पता नहीं है कि पानी कहाँ रखा है। मैंने परी से पूछने की कोशिश की, परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पानी कहाँ है? हे भगवान, ना जाने राकेश का दिमाग किस दिशा में चल रहा है जो इस नौकरानी की बेटी को घर ले आए। सुन निधि, तेरा पानी तेरे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। हम सब जो पानी पीते हैं, तुम उस पानी को हाथ मत लगाना। और हाँ, इस घर के कुछ नियम हैं, मैं तुझे वो अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि आखिरकार अब तुझे यही रहना है। ठीक है आंटी जी, बताइए, मैं सुन रही हूँ। सुबह 4 बजे उठकर तुझे नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बनाना है और राकेश के लिए लंच भी पैक करना है। जब राकेश ऑफिस चले जाए, उसके बाद तुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है। बाकी दोपहर में तुझे तेरे कमरे में खाना मिल जाएगा, इसलिए रसोई के खाने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और एक पानी का मटका तेरे कमरे में रख दिया जाएगा। और हाँ, हो सके तो सफाई के अलावा किसी भी कारण से घर में कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है आंटी, मैं समझ गई। ऐसा कहकर निधि एक उदास मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उसने सोचा था कि यहाँ आने के बाद उसे माँ का प्यार, बहन का साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। परंतु फिर निधि इसे अपना भाग्य मान लेती है और मोनिका के कहे अनुसार सारा काम करने लग जाती है। अब वो सुबह सुबह नाश्ता बनाती, दिन में घर का झाड़ू पोछा करती और पूरे दिन किसी न किसी काम में लगी ही रहती। पूरे दिन उसे गिन चुनकर 2 वक्त का खाना मिलता था और वो भी सूखा और बासी। ऐसी ही एक दिन, निधि, निधि कहाँ हो तुम? जी आंटी, बोलिए। तुम तो बहुत तेज हो, नुकसान करके अपने कमरे में भाग गई और अब मासूम बनने का नाटक कर रही हो। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जानती हूँ, ये मेरा महंगा वाच जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था, ये तुमने ही तोड़ा है। बाहर का तो कोई घर में आया नहीं और परी जानती है कि ये कितना महंगा है, इसलिए वो इसे तोड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकती। मतलब कि ये तुमने ही किया है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने कमरे में थी। एक तो तुम गलती करती हो, उसके बाद गलती मानने से भी इनकार कर देती हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें आज से 3 दिन तक खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? मोनिका जब ये सब कह रही होती है तो परी अपने कमरे में मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि आखिर वही थी जिसने वो वास तोड़ा था। अब आया ना मजा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। मुझे मेरी गलती की सजा भी नहीं मिली और उस नौकरानी की बच्ची को भी अच्छा खासा सबक मिल गया। बेचारी निधि को बिना गलती के ही सब कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जब निधि घर की सफाई कर रही होती है, तभी परी मोनिका के पास आती है और कहती है, माँ, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉक बनवाएं। लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉक बनवाएंगी, पर घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर इस बार मैं नहीं जानती, मुझे एक डिजाइनर फ्रॉक चाहिए, मतलब चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे डिजाइनर फ्रॉक के लिए पहले से ही ऑर्डर दे दिया है। थैंक यू सो मच माँ। निधि जब परी और मोनिका की ये बात सुनती है, तभी उसे भी याद आता है कि 2 दिन बाद तो उसका भी जन्मदिन है और निधि मन ही मन कहती है, 2 दिन बाद तो मेरा भी जन्मदिन है। माँ ने कहा था कि वो मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक ला कर देंगी। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों करता है? आखिर क्यों तूने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया? ये सब सोचकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन चुटकी बजाते ही बीत जाते हैं। परी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया होता है। टेबल पर अलग अलग तरह के पकवान और परी के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर केक भी मंगवाया गया होता है। माँ, इस बार का केक तो पहले वाले बर्थडे से भी बड़ा है और इसमें तो इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ भी बनी है। थैंक यू सो मच माँ। मेरी एक ही तो बेटी है, अगर मैं उसके लिए ये नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। निधि अपने कमरे में बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि मोनिका ने निधि को अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पार्टी शुरू हो जाती है। निधि का मन नहीं मानता और वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हल्के से झांकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि पूरा घर बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर उसका मन और उदास हो जाता है और वो वापस कमरे के अंदर आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ, अगर आप आज यहाँ होती तो हम दोनों भी एक साथ जन्मदिन मनाते। आपके बिना मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ माँ। मेरे आजू बाजू तो बहुत लोग हैं, परंतु इस भीड़ में भी मैं अकेली हूँ। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो माँ? निधि ये सब कह रही होती है कि एक तेज रोशनी प्रकट होती है और निधि की माँ की आत्मा उसके सामने होती है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो गई हो, परंतु तुझे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। इस दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। इस तरह आँखों में आंसू लिए रोने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ। जेले, मैं तेरे लिए तेरे जन्मदिन पर ये फ्रॉक लेकर आई हूँ। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। ये फ्रॉक केवल सुंदर नहीं है बल्कि जादुई भी है। इस फ्रॉक के आगे तू हाथ जोड़कर जो भी प्रार्थना करेगी वो पूरी हो जाएगी। परंतु हाँ, जिस दिन तेरे मन में लालच आ गया उस दिन ये फ्रॉक गायब हो जाएगी। अच्छा बेटा, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निधि की माँ की आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद निधि अपनी माँ की दी हुई फ्रॉक पहन लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मरने के बाद भी मेरी इच्छा पूरी की। शायद इसीलिए लोग माँ को भगवान का दर्जा देते हैं। इसके बाद निधि एक पत्र लिखती है। मुझे माफ करना राकेश अंकल, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप लोग मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आपने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। उस पत्र को लिखकर निधि अपने कमरे के बेड पर छोड़ देती है और खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और फिर एक दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ पर निधि उस जादुई फ्रॉक से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है और उस घर में वो उस जादुई फ्रॉक की मदद से हंसी खुशी रहने लग जाती है। लालची लड़की और जादुई गाउन। कुंडलपुर नाम के गांव में सोनिया अपनी दीदी मीनाक्षी के साथ रहती थी। दोनों अनाथ थे, इसलिए गुजारा करने के लिए मीनाक्षी स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसी स्कूल में मीनाक्षी ने अपनी छोटी बहन सोनिया का एडमिशन करवा दिया था। वो प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर बहुत अमीर घर के बच्चे आते थे। स्कूल में सबको पता था कि मीनाक्षी सोनिया की बहन है, इसलिए अमीर घर के बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन सोनिया की क्लास की एक लड़की जिसका नाम मौली था, वो बोलती है, पता है 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए हैं। तुम सब मेरे जन्मदिन में आना। मेरे जन्मदिन की बहुत ग्रैंड पार्टी होती है। मौली, मैं भी तुम्हारे जन्मदिन में आ सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा गाउन देखना है। सोनिया, तुम मेरे जन्मदिन में आ जाना, लेकिन मेरा गाउन देखकर खरीदने का सपना मत देखना। क्यों? अरे, तुम्हारी वो झाड़ू पोछा लगाने वाली बहन क्या तुम्हें इतना महंगा गाउन लाकर दे पाएगी? ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और सोनिया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। घर जाकर सोनिया अपनी बहन मीनाक्षी से कहती है, दीदी, मौली ने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर गाउन खरीदा है। मुझे बिल्कुल वैसा ही गाउन चाहिए। ये साधारण कपड़े पहन पहन कर मैं बोर हो गई हूँ। सोनिया, तुम जैसे दूसरे लोगों को देखती हो वैसा ही डिमांड मुझसे करने लग जाती हो। तुम खुद सोचो, मैं हमारे लिए 2 वक्त का खाना और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा देख लेती हूँ, वही बहुत है। लेकिन तुम तो ये सब समझती ही नहीं हो।
अरे नहीं दिलाना है तो सीधा सीधा मना कर दो ना, इतना ज्ञान क्यों दे रही हो? आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगर माँ होती तो मुझे तुरंत दिला देती। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों से कहती है, स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल से सभी बच्चों को पिकनिक लेकर जाया जा रहा है। जो जो पिकनिक जाएगा वो अपना नाम लिखवा दो और 300 रुपए जमा करवा देना। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। बस 300 रुपए? लेकिन सोनिया तो ये भी नहीं दे पाएगी। इतने पैसे में तो ये लोग कितना कुछ खरीद लेते होंगे फुटपाथ से। सोनिया कुछ नहीं कहती है और घर जाकर अपनी दीदी से कहती है, दीदी सब पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, इसलिए 300 रुपए दे दो। अगर 300 रुपए नहीं दिए तो मुझे पिकनिक पर लेकर कोई नहीं जाएगा। मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, 300 रुपए में तो कितने दिन की सब्जी आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, नमक तेल से काम चला लूंगी। अभी इसको 300 रुपए दे देती हूँ, वरना गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी पिछली बार भी मैंने इसे गाउन दिलाने से मना कर दिया था। ये सोचकर मीनाक्षी सोनिया को 300 रुपए दे देती है। उसके बाद सोनिया खुशी खुशी पिकनिक पर चली जाती है। इस तरह कभी कभी मीनाक्षी सोनिया की इच्छा पूरी कर देती थी। दिन बीत रहे थे। सोनिया की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन सोनिया अपने पड़ोस में रहने वाली निशा के जन्मदिन में जाती है। सोनिया अपने साधारण कपड़े पहनकर गई थी, इसलिए जन्मदिन में आई लड़कियां उस पर हंसने लगती है। सोनिया, नहा धोकर भी नहीं आई है क्या? नहा धोकर तो आई हूँ। फिर तुझे देखकर लग क्यों नहीं रहा है? तेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है क्या? मैं तुझे हमेशा इसी कपड़े में देखती हूँ। निशा, अगर तुम्हें मेरा मजाक बनाना है तो मुझे जन्मदिन पार्टी में बुलाया ही क्यों? मैंने तुम्हें जन्मदिन पार्टी में नहीं बुलाया है, तुम्हें मेरी मम्मी ने बुलाया है। मैंने तो मम्मी को मना किया था, लेकिन फिर भी तुम पड़ोस में रहती हो इसलिए तुम्हें बुला लिया। नहीं, कोई बात नहीं। अपनी मम्मी से कह देना कि आगे से मेरे ऊपर ये एहसान न करे। मैं तुम्हारी पार्टी में आने के लिए मर नहीं रही हूँ। इतना घमंड? अगर कोई अमीर इंसान घमंड करता है तो समझ में भी आता है। तुझे किस बात का घमंड है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम बोलती रहो, तुम्हारी फालतू की बातों का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सोनिया वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी सोनिया से कहती है, सोनिया, इतनी जल्दी आ गई? अभी अभी तो गई थी। मेरा वहाँ पर झगड़ा हो गया है। अच्छा होता कि मैं वहाँ पर जाती ही नहीं। क्या हुआ? तुम मुझे कभी नए कपड़े नहीं दिलाती हो। तुम्हारी वजह से सब मेरे ऊपर हंसते हैं। अगर तुमने मुझे 2-4 नए कपड़े दिला दिए होते तो आज मेरा मजाक नहीं बनता। मुझे नहीं पता, मुझे अभी कभी गाउन ला कर दो ताकि मैं शादी पार्टी में पहन सकूं। किसकी शादी है? स्कूल में मेरी एक दोस्त है, उसकी बड़ी बहन की शादी है। मैं भी जाऊंगी, इसलिए मुझे गाउन ला कर दो। मैं शादी में बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे गाउन भी बहुत ही सुंदर चाहिए। सोनिया, अब तुम बड़ी हो रही हो, ये बच्चों जैसी जिद करना छोड़ दो। जब बच्ची थी तब कौन सा तुम मेरी जिद को पूरा कर देती थी? तुम्हारे पास जितना है तुम्हें उतने में खुश रहना चाहिए। मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? आपको पता भी है बाहर लोग मेरे पर कितना हंसते हैं। किस चीज पर खुश हूँ मैं? इस टूटी फूटी झोपड़ी पर या अपने गंदे मैले कपड़े पर? इतना बोलकर सोनिया रोने लग जाती है। सोनिया को रोता देख मीनाक्षी मन में सोचती है, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं जो इसे गाउन ला कर दूं, लेकिन ये बहुत जिद कर रही है। अब क्या करूं मैं? सोनिया, अभी मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अगले महीने पक्का गाउन दिला दूंगी। अगले महीने गाउन का क्या होगा? शादी तो अभी कुछ दिनों बाद है। जाओ दीदी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर सोनिया घर से बाहर निकलती है। चलते चलते सोनिया जंगल की तरफ आने लगती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जो अपाहिज थी, उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था जिसमें बहुत सारा सामान था। ये देखकर सोनिया खुद में बोलती है, ये लड़की इतना बड़ा बैग कैसे उठा पाएगी? मैं इसकी मदद कर देती हूँ। उसके बाद सोनिया उस लड़की के पास जाती है। लाओ, तुम अपना ये बैग मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। कहाँ रहती हो तुम? यहीं थोड़ा आगे मेरी कुटिया है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं घर तक कैसे जाऊँ। उसके बाद सोनिया उस लड़की का बैग उठा लेती है और उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की की कुटिया आ जाती है। सोनिया उसका बैग रखकर वहाँ से जाने लगती है। अरे रुको, इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, मुझे घर जाना है, बहुत देर से बाहर हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम यहीं रुको।
उसके बाद वो लड़की एक गाउन निकाल कर लाती है। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये गाउन दे रही हूँ। सच में मुझे तो कब से गाउन चाहिए था, लेकिन मेरी दीदी दिला ही नहीं रही थी। इसे तुम साधारण गाउन मत समझना, ये जादुई है। तुम इसे पहन सकती हो और साथ में इससे जो चाहे मांग भी सकती हो। लेकिन ये गाउन आपके पास कैसे आया? मेरी माँ बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये जादुई गाउन मेरे पास था। ये आपकी मम्मी की है, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये मेरी माँ ने ही बनाया है, इसलिए इसका जादू मेरे लिए काम नहीं करेगा। ये कोई दूसरा जरूरत इंसान ही उपयोग कर सकता है। और हाँ, मेरी बात सुनो। सोनिया पूरी बात नहीं सुनती और हड़बड़ी में खुश होकर जादुई गाउन लेकर घर आ जाती है। सोनिया मीनाक्षी को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे कुछ भी लेने से मना कर देती थी, लेकिन अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरा जो मन करेगा वो मैं इस जादुई गाउन से ले सकती हूँ। तुमने मुझे एक गाउन नहीं दिलाया था ना? अभी देखो, मैं जादुई गाउन से कहकर अपने लिए 5 गाउन लूंगी। लेकिन सोनिया, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। देखो दीदी, अब तो मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करोगी। उसके बाद सोनिया जादुई गाउन से 5 गाउन ले लेती है। उसके बाद सोनिया जादुई गाउन से कहती है, जादुई गाउन, मैं टूटी फूटी कुटिया में रहती हूँ। मुझे एक बड़ा आलीशान घर चाहिए। उस घर में बहुत सारी धन दौलत और बहुत सारा खाने का सामान होना चाहिए। जादुई गाउन सोनिया की ये इच्छा भी पूरी कर देती है। सोनिया के पास सब कुछ आ जाने के बाद उसमें घमंड आ जाता है। उसके बाद मीनाक्षी स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करना छोड़ देती है। इसलिए मौली सोनिया के पास आती है और कहती है, सोनिया, आजकल तेरी बहन झाड़ू पोछा करने नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया अचानक? सोनिया मौली को जादुई गाउन के बारे में बता देती है। ये सुनकर मौली बोलती है, मैं ये सब नहीं मानती। ये सब तो सिर्फ किताबों में कहानियाँ होती हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। स्कूल की छुट्टी के बाद सोनिया मौली को अपने घर लेकर जाती है और जादुई गाउन उसे दिखाती है। जादुई गाउन, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। सोनिया के ये बोलते ही जादुई गाउन वहाँ से गायब होकर फिर से उस लड़की के पास चली जाती है। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जादुई गाउन गई कहाँ। मौली, अभी तू अपने घर जा, मैं तुझे किसी और दिन बुलाऊंगी। उसके बाद सोनिया उस लड़की के पास जाती है। सोनिया उस लड़की को सब बताती है। पता नहीं जादुई गाउन गायब होकर कहाँ चली गई है। जादुई गाउन मेरे पास वापस आ गई है। उस दिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और हड़बड़ी में चली गई। तुमने जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया। तुम्हें खुद को दूसरे लोगों के सामने ऊपर दिखाना था, इसलिए तुमने जादुई गाउन का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया। इसलिए ये गायब होकर मेरे पास आ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं दिखाऊंगी। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोनिया अपनी दीदी के साथ हर काम में मदद करने लग जाती है। इस तरह वो सुधर जाती है और अपनी बहन के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।